हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट थर्ड है जो हमने सीरीज़ की स्टार्ट की है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये पार्ट थर्ड है इसका। तो आप आई होप आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड भी देखा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी के हर किसी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मिक्सड क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। हर किसी जीएस का जो भी सब्जेक्ट है तो उससे इस सीरीज में आपसे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा एक पेयर करेक्टली मैच है? फर्स्ट इज कार्डिमम हिल्स और इनके साथ क्या कोरोमंडल कोस्ट रखा गया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कार्डिमम हिल्स की, ये पार्ट फॉर्म कर रहे हैं किसका? वेस्टर्न घाट्स का। वेस्टर्न घाट्स का मेनली ये जो कार्डिमम हिल्स है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? केरला में और तमिलनाडु का जो साउदर्न पोर्शन है वहां पे ये हमें देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ये स्टेटमेंट करेक्ट मैच नहीं है। नेक्स्ट इज कैमूर हिल्स। ये जो कैमूर हिल्स है तो उनके साथ क्या दिया गया है? डेट इज अ कोनकन कोस्ट। देखो ये जो कैमूर हिल्स है ये पार्ट है किसका? विंध्या माउंटेन्स का। और ये जो विंध्याज है इनको हम कहाँ पे हमें ये देखने को मिलते हैं बताओ? एमपी में, ठीक है, और यूपी में एंड बिहार में ये हमें देखने को मिलते हैं। डेट मीन्स कोनकन कोस्ट, ये सेकंड भी गलत है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज महादेव हिल्स जो हमें सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलते हैं, ये सही है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मिकिर हिल्स जो हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर। 3 एंड 4 डेट इज द ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट, समझ आया? आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास, तो हमें क्या बताना है इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ पहले। फर्स्ट इज इट कॉल्ड फॉर बॉयकॉट ऑफ लॉ कोट्स एंड फॉरेन क्लोथ। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इस मूवमेंट में ये कहा गया है कि हमें बायकॉट करना है जो यहाँ पे कोट्स थे, ठीक है, तो उनको भी हमें बायकॉट करना है और फॉरेन क्लोथ्स जो थे उनको भी हमें क्या करना है? बायकॉट करना है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इट एम्फेसाइज्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ नॉन वायलेंस। और इसमें किस बात पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था? दैट इज नॉन वायलेंस। हमें क्या लड़ाई नहीं करनी है, हमें पीसफुली क्या अगेंस्ट होना है, पीसफुली हमें अगेंस्ट होना है। ठीक है, राइट, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, एनसीएम जिसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये स्टार्ट हुई थी 1 अगस्त 1920 से। ठीक है, और इस डेट पे किस नेशनलिस्ट लीडर की डेथ हुई थी? चलो आपको कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और ये मूवमेंट स्टार्ट की थी गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। और एंड दिस वाज द फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट। मास बेस्ड मूवमेंट दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ गए थे एंड स्पेशली वुमेन्स इसके साथ कनेक्ट हुए थे। ठीक है, लेकिन ये मूवमेंट फिर 1922 में क्या कॉल्ड ऑफ की गई थी, कॉल्ड ऑफ की गई थी, इसको बंद किया गया था ड्यू टू चोरी चोरा इंसिडेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, राइट, और इसी मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था कि हम क्या आफ्टर 1 ईयर हम क्या आज़ादी ले लेंगे, वी विल गेट द इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रख लेना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कुछ स्टेटमेंट्स है, हमें क्या बताना है इनमें से कौन सा एक क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है।
यहाँ पे आ जाओ। द आइडिया ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बारोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और ये आइडिया हमने बारो किया था यूनाइटेड स्टेट्स से, तो ये स्टेटमेंट सही है, राइट। नेक्स्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम इफेक्टिव ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसको इफेक्टिव कब लाया गया था, ठीक है। पहले हम स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज कंसिडर्ड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा गया है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या होगा, 1 एंड 3। 1 एंड 3 हमारा आंसर रहेगा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। किसने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बनाई गई थी और उनको क्या अपनी अपनी काम दी गई थी, सो डैट की जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग है ये इजी हो जाएगा, ठीक है। मेनली आपने सुना होगा ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसी तरह बहुत सारी मेजर 13 कमेटीज बनाई गई थी और माइनर भी बहुत सारी कमेटीज थी, ठीक है। तो उतना डेप्थ में अब नहीं हम जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी और जिसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर, जिसका फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में कंडक्ट किया गया था। और प्रेसिडेंट किसको चुना गया था, टेम्पोररी प्रेसिडेंट, टेम्पोररी प्रेसिडेंट किसको चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर आफ्टर 2 डेज 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इसको बनाने में 2 years 11 months एंड 18 days लगे थे, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया गया था, बताओ कब, 26 नवंबर 1949 में। और इसलिए 26 नवंबर को क्या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ था ये बताओ, जनवरी 26 1950 में, नॉट 30, ठीक है, राइट। चलो आगे, तो आंसर क्या होगा, 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, ध्यान से इन चीज़ों को समझ कर पढ़ो, ठीक है, आराम से पढ़ो, ठीक है। इसलिए मैं धीरे से बोल रहा हूँ, ठीक है, सो डैट कि आपको समझ भी आए और आप आंसर भी कर सकते हो पाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या, ये एक मेन चीज़ है, एक मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये जो एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है, जो एक लिंक एक्ट कर रहा है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ये यूजर को कंप्यूटर के साथ मिला रहा है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, पहले हम उनको देखेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ये अभी मैंने आपको बताया, ये स्टेटमेंट सही है। इट मैनेजेस मेमोरी, प्रोसेसेस एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। देखो अगर एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो ये चीज़ क्या बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। इसलिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मैनेज कर रहा है इन सभी चीज़ों को। डैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट क्या होगा, बोथ 1 एंड 2। अब एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि आप इनमें से बता कौन सा क्या है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो आप याद रखोगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे। एक तो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, मैक ओएस है, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है। तो ये कुछ हो गए एग्जाम्पल्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो अगर हम मोबाइल सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, नॉट सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और वो थे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उनमें से मेनली क्या क्या है बताओ। एक तो है एंड्रॉयड, नेक्स्ट इज iOS, ठीक है।
तो इन स्टेटमेंट्स को याद रख लेना, इन एग्जाम्पल को लिख के रख लेना, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स अबाउट द पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है, इनकी इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहले हम उनको देखेंगे। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लेक इन इंडिया। ये जो पुलिकट लेक है, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लेक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्या है, इट स्पेन्स 2 स्टेट्स। ये 2 स्टेट्स में लोकेटेड है, ये 2 स्टेट्स में लोकेटेड है। एंड द स्टेट्स आर, बताओ, आंध्र एंड तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु, डेट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। इट इज ए रामसर साइट। और ये जो पुलिकट लेक है, ये क्या, ये एक रामसर साइट है जिसको 2002 में डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3 जो स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज स्वदेशी एंड बाइकॉट मेथड्स वर फर्स्ट अडॉप्टेड ड्यूरिंग द एजिटेशन अगेंस्ट। जो स्वदेशी एंड बाइकॉट ये जो फर्स्ट टाइम पे यूज किया गया था, ठीक है, किस एजिटेशन में इसको यूज किया गया था और किस, वो एजिटेशन किसके खिलाफ थी, ठीक है। तो फर्स्ट इज जलियांवाला बाग मैसेकर, ये जो हुआ था 1919 में, ठीक है। इसके बाद एनसीएम हुआ है। और इस टाइम पे क्या, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, उसके बाद जब ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, उसके बाद ये कंटिन्यू एक मेन मोटिव रहा है हर किसी मूवमेंट का, ठीक है। तो ये हर किसी के साथ लिंक है, लेकिन हमें बताना है फर्स्ट टाइम पे किस मूवमेंट के साथ इसको यूज किया गया था, इसको फर्स्ट मूवमेंट के तौर पर कब यूज किया गया था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे इसको फर्स्ट टाइम नहीं किया गया था। देन इज पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 में, और इस पार्टीशन के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाई गई थी जिसको हम कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। और इस मूवमेंट को कहा जाता है कि गांधी के पहले जो सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट थी, दैट वाज द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। जिसको किसके अगेंस्ट में डिक्लेयर किया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट। और इसी में फर्स्ट टाइम पे स्वदेशी और बाइकॉट की बात की गई थी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रोलाट एक्ट, इसको हम कहते हैं ब्लैक एक्ट, ब्लैक एक्ट। और इसकी जो थीम थी, नो वकील, नो दलील एंड नो अपील, ठीक है, राइट। साल्ट मार्च, दिस वाज द पार्ट ऑफ सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में, ठीक है। और जब गांधी ने मार्च किया था कहां से, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से डांडी, जो एक कोस्टल टाउन है, ठीक है, राइट। और उसके साथ 78 फॉलोवर्स थे, इंक्लूडिंग सरोजनी नायडू। ये आता है ये क्वेश्चन, गांधी जी के साथ कौन थी, तो प्लस गांधी जी ये खुद था, डेट में 79 टोटल थे, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट। और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में किया गया था, और उस टाइम पे वाइसराय कौन था, डेट वाज लॉर्ड कर्जन। ये भी क्वेश्चन आता है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एंडेमिक स्पीशीज इन इंडिया। एंडेमिक स्पीशीज, पहले ये कौन से स्पीशीज होते हैं, ये वैसे स्पीशीज होते हैं जो हमें एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है, राइट। जिस तरह एक क्या हांगुल है, वो हमें कहाँ पे सिर्फ देखने को मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में, इसके बगैर वो कहीं पे हमें इंडिया में नहीं देखने को मिलता है। डेट मीन्स दिस हांगुल इज एंडेमिक स्पीशी, ये हमें एक प्लेस के बगैर किसी प्लेस पे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। डेट मीन्स द एंडेमिक स्पीशीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैव अ हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म स्पेशली अमंग द एम्फीबियंस एंड द प्लांट्स। वेस्टर्न घाट्स जो है वहां पे हमें बहुत सारे क्या एंडेमिक स्पीशीज देखने को मिलते हैं, स्पेशली एम्फीबियंस में एंड प्लांट्स में। तो ये स्टेटमेंट सही है। और ये जो वेस्टर्न घाट्स है, ये क्या है, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है ये, ठीक है, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है। द डेक्कन प्लेटू एंड द गैंगेटिक प्लेन्स आर आल्सो कंसिडर्ड मेजर सेंटर्स ऑफ
एंडेमिज्म। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेक्कन प्लेटू और जेंजेटिक प्लेन्स जो है, ये जेंजेटिक प्लेन जो है, यहाँ पे जेंजेटिक प्लेन की अगर हम बात करेंगे, ये क्या एलुवियल क्या है, प्लेन है। डेट मीन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग किसके साथ एसोसिएटेड है, एग्रीकल्चर के साथ। तो एंडेसिज्म के साथ इसमें कोई वाबस्ता नहीं है, ठीक है, राइट। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट इज मनी एंडेमिक स्पीशीज इन इंडिया आर अंडर थ्रेट ड्यू टू द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। और यही एंडेमिक स्पीशीज अब इंडिया में क्या है, इन पे बहुत ही ज्यादा खतरा अब मंडरा रहा है, क्योंकि इनका जो हैबिटेट लॉस हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन किया है, हम अर्बनाइजेशन की ओर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इनका जो नेचुरल वेजिटेशन इंडिया की है वो काटनी पड़ रही है, और वहाँ के जो एंडेमिक स्पीशीज है फिर उनको क्या हैबिटेट की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दैट मीन्स 1 and 3 आर द करेक्ट। दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, ठीक है, राइट, जिसको हम कहते हैं क्या, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसको कहा गया है क्या, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो बेस्ड है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे जो किसने पास किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, राइट। नाउ इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, उनको हम पहले देखेंगे। इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो प्रीएम्बल है वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। देखो, एक केस हुआ था, आपने पढ़ा होगा, केशवानंदा भारती केस 1973 में, आपने ये केस पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि हालांकि बहुत सारे केसेस इस प्रीएम्बल के साथ लड़े गए थे, ठीक है, लेकिन जो 1973 का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो प्रीएम्बल है ये एक क्या इंटीग्रल पार्ट है, किसका, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है, ये पार्ट है, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज इट डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये सभी वर्ड्स वहां पे लिखे गए हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और ये जो वर्ड्स है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, इनको ऐड किया गया था प्रीएम्बल में 1976 में। एक अमेंडमेंट लाया गया था, डेट इज द अमेंडमेंट नंबर 42, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब ये जो अमेंडमेंट नंबर 42 है, इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस अमेंडमेंट के जरिए बहुत सारी चेंजेस लाई गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, 1 and 3। तो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, करो जल्दी से आंसर करो, जल्दी से करो आंसर जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 कंसिडर्ड। देखो, इल्बर्ट बिल जो पास की गई थी 1883 में, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो उनको हम पहले देखेंगे, फिर मैं आपको कहूंगा कि ये था क्या। इट sought to allow Indian judges to try European British subjects in India। देखो क्या है ये इल्बर्ट बिल, यहां पे आप समझो, इल्बर्ट बिल जो लिखी थी किसने, सर सडने इल्बर्ट ने। ये एक लॉ मेंबर था किसके कोर्ट में हम कहेंगे, ठीक है। डेट वाज द, उस टाइम पे वाइस राय जो था, डेट वाज लॉर्ड रिपन। और इस बिल में ये कहा गया है कि सपोज इंडिया में कोई कोर्ट है, एग्जाम्पल से समझो, इंडिया में कोई कोर्ट है और यहाँ पे एक इंग्लिश जज भी होता था और एक इंडियन जज भी होता था, ठीक है। इस बिल के तहत ये कहा गया है, ये जो इंडिया वाला जज है ये अब सजा सुना सकता है एक ब्रिटिश पर्सन को भी और इंडियन पर्सन को भी। तो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट यही कह रहा है कि इट sought to allow Indian judges
टू ट्राई यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन इंडिया। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। इसमें ये कहा गया है जो इंडिया का जज होगा वो अपना फैसला सुना सकता है किसी भी ब्रिटिश सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट काज्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अमंग द यूरोपियंस ऑफ इंडिया। लेकिन जो यूरोप के लोग यहाँ पे थे उनको ये बात हजम नहीं हुई थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम इंडिया पे रूल कर रहे हैं एंड इंडियंस आर आवर स्लेव्स, ये हमारे क्या स्लेव्स है। इसलिए उन्होंने क्या एक बड़े मुकाम पे इस बिल का प्रोटेस्ट किया है। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। इट वॉज फुली इम्प्लीमेंटेड विदाउट मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इसको मॉडिफिकेशन के बगैर इम्प्लीमेंट किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब यहाँ पे यूरोपियन जो यहाँ पे थे उन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया है तो फिर इस बिल में बहुत सारी चेंजेस लाई गई थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। समझ आया? तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जिनको हम कहते हैं क्या सह्याद्रीज, ठीक है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, तो हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट क्या है करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, ठीक है। ये जो वेस्टर्न घाट्स है स्प्रेड ओवर 6 स्टेट्स, ये 6 स्टेट से पास हो रहे हैं। डेट मीन्स ये स्प्रेड है 6 स्टेट से। उनमें से केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, गुजरात है, महाराष्ट्र है एंड गोवा है। ये 6 स्टेट से पास हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दे रन पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जब ये वेस्टर्न कोस्ट में लाई कर रहे हैं तो ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल कहाँ होंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑफ कोर्स दे रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, राइट, ठीक है। और दे आर ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये क्या है, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दैट्स द 1 and 3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ ये जो क्या वेस्टर्न घाट्स है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन है, बताओ, करो आंसर। दैट इज द अनाई जिसकी जो हाइट है दैट इज 2695 मीटर्स। समझ आया? तो आंसर क्या होगा 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। कुछ स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग द कंप्यूटर नेटवर्क के, तो हमें बताना है इनमें से क्या करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट इज इन लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज लैन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद इन ए लिमिटेड एरिया। लैन में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो लिमिटेड एरिया में होने चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ए वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज वैन कनेक्ट सिस्टम्स अक्रॉस लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज। यहाँ पे नेशंस भी होते हैं या इंटरनेशनल भी हो सकता है वाइड एरिया में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, तो हमें क्या पहले हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे फिर एडिशनल कुछ पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, राइट। फर्स्ट क्या है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। देखो ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 326। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के हेड होते हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज 6 years और अंटिल द एज ऑफ 65 whichever इज अर्लियर। अब ये जो
टेन्योर है, ऑफिस ऑफ द टर्म है किसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, डेट इज द 6 years, या अगर उसकी एज 65 होगी। तो ये स्टेटमेंट पहले समझो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूजन में चले जाते हैं। सपोज XYZ ये एक क्या, ये एक पर्सन, इसको क्या बनाना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको बनाना है, लेकिन इसकी जो एज है वो है 62, इसकी जो एज है वो है 62। अब इसको 62 के एज पे अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब ये 6 years तक क्या यहाँ पे इस पोस्ट पे नहीं रहेगा, ठीक है, 6 years तक नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम एज है, एज लिमिट है, दैट इज 65 years। 65 years तक ही क्या ये इस पोस्ट पे रहेगा। जब ये 65 क्रॉस करेगा तो फिर इसके बदले किसी और को यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन है, अगर सपोज हम बात करेंगे 50 years के किसी बंदे को क्या अपॉइंट किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट मीन्स ही कैन फुलफिल हिज 6 years, वो 6 years तक आराम से रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा 62 के एज में क्या बनाया गया है तो वो फिर क्या 3 years तक रहेगा और 65 में वो उसको रिजाइन देना है, ठीक है, राइट, समझ आया। तो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखो, अगर हमें क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, ठीक है, तो इसके क्या प्रोसीजर क्या है, तो बिल उठेगी, एक बिल पास की जाएगी इसके अगेंस्ट बोथ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, ठीक है, राइट। तो इसी के जरिए, इस इम्पीचमेंट हम उसको कहते हैं, ठीक है, तो इसी के जरिए इसको क्या किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा, ना कि इसको प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे हटाया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट का मेन रोल रहता है किसमें, इसको हटाने में, लेकिन फिर भी बिल उठना जरूरी है, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1 and 2 क्या होगा, करेक्ट, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम कहते हैं सिपाही म्यूटिनी भी, सिपाही म्यूटिनी। क्यों, क्योंकि इसको स्टार्ट किया गया था बाय द सिपाहीज, जो इंडिया के लोग वर्क कर रहे थे अंडर द ब्रिटिश एज आर्मी पर्सन, तो उनको सिपाहीज कहा जाता था, ठीक है, राइट, ये आपको पता होगा। नाउ द स्टेटमेंट्स क्या है, बहादुर शाह सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड द एम्पायर ऑफ द हिंदुस्तान, ये स्टेटमेंट है, सही है, ठीक है। मंगल पांडेज रिवोल्ट एट मीरठ ट्रिगर्ड द रेबेलियन। देखो, मंगल पांडे ने जब रिवोल्ट किया था, लेकिन मीरठ में नहीं, बैरकपुर में, तो उसी से क्या हुआ, ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। डेट मींस ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसने यहाँ पे मेरठ लिखा है, तो होना चाहिए था बैरकपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द रेबेलियन वाज लिमिटेड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका जो इन्फ्लुएंस साउथ में नहीं था, और सेंट्रल इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, वेस्ट में बहुत लोगों ने, राजपूत ने मेनली सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है, राइट। और जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डेट इज फर्स्ट एंड 1 and 3, तो 1 and 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो रिवोल्ट है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट इवेंट है इन इंडियन हिस्ट्री, जो स्टार्ट किया गया था 1857 से, ठीक है, राइट। और इसको कहा गया है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट, ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, वीडी सावरकर, डेट इज द वीर दामोदर सावरकर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे व्यूज है, कुछ लोग कहते हैं ये कॉन्स्पायरेसी थी अगेन द ब्रिटिश, कुछ लोगों का ये कहना नेदर इट वाज द नेशनल रिवोल्ट नॉर इट वाज जस्ट ए कॉन्स्पायरेसी थी। तो बहुत सारे क्या है इसके अगेंस्ट व्यूज है, ठीक है, बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, ठीक है। और इसके बाद प्रैक्टिकल में हुआ क्या है कि ईस्ट इंडियन कंपनी का यहाँ पे रोल एंड हुआ है, और ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ पे खुद रोल करना स्टार्ट किया था, ठीक है, राइट। और बहुत सारे प्रॉमिसेस किए गए थे, ठीक है। तो जब हम थोड़ी का कभी देखेंगे तो उसमें हम आराम से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, विद रेफरेंस टू आउटपुट डिवाइसेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमें क्या
फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ऑलराइट। तो उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, पहले हम उनको देखेंगे। फर्स्ट इज प्लॉटर्स आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। देखो हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है टू प्रिंट समथिंग, दैट मीन्स दे आर आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, राइट। लेकिन जो बड़े बड़े हम क्या ग्राफिक्स या बैनर्स बनाते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है प्लॉटर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म फॉर प्रिंटिंग। और ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है वो एक मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म प्रिंटिंग के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, LCD प्रोजेक्टर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो ये जो LCD प्रोजेक्टर्स है, ठीक है, उनको वो एग्जाम्पल है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, 1 and 2, 1 and 2 यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देख लेना, 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स इन इंडिया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो हम उनको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है, दे आर मेनली फाउंड इन रीजन्स रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। देखो ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स है ये हमें उन रीजन्स में देखने को मिलते हैं जहाँ पे एनुअल रेनफॉल की जो एवरेज होती है वो 200 सेंटीमीटर होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, राइट। द ट्रीज ऑफ दोज फॉरेस्ट्स शेड लीव्स पीरियडिकली टू कंजर्व वाटर। और सेकंड स्टेटमेंट है कि जो हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो ट्रीज होते हैं वो अपने क्या जो लीव्स हैं उनको शेड कर देते हैं। ठीक है, उनको छोड़ देते हैं, ये गलत है। डेड एवरग्रीन का मतलब क्या है, वो हमेशा क्या ग्रीन रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और जो प्लांट्स स्पीशीज क्या लीव्स शेड कर देते हैं उनको हम कहते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट्स या डेसिडुअस ट्रीज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। The forests are found in parts of the Western Ghat, Northeastern states and Andaman and Nicobar Islands। और ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डेट इज 1 and 3, 1 and 3। तो ऑप्शन नंबर बी तो पहला यहाँ पे है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत। डेट्स 1 and 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है तो इनको हम यहाँ पे पहले देखेंगे। फिशिंग रेफर्स टू ट्रिकिंग यूजर्स इनटू द रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो ये जो फिशिंग है ना ये एक मेथड है, ये एक मेथड है जिसको यूज किया जाता है कि हमें किसी का डाटा क्या करना है, डाटा लेना है। ठीक है, ये एक मेथड होती है जिसके जरिए से एक यूजर का डाटा क्या लीक हो जाता है। ठीक है, और इसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं। सपोज किसी जगह पे एड्स की ओर इसको दिखाया जाता है। ठीक है, डेट इज ये स्टेटमेंट सही है। मालवेयर इंक्लूड्स वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन हार्स। और ये जो मालवेयर है, ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, वायरस आते हैं, वर्म्स एंड ट्रोजन हार्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, 1 and 2 विल बी द करेक्ट, बोथ 1 and 2 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, अभी हमने बात की थी क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। नाउ वी हैव टू से अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमें देखना है। ठीक है, फर्स्ट इज कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ये कंडक्ट करा रहा है प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन इंडिया में। इसके अलावा स्टेट में पंचायत और म्यूनसिपलिटी के अलावा जितने भी इलेक्शंस होते हैं, MLA बनने हो, MLCs बनने हो, तो वो सभी कंडक्ट करा रहा है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है।
प्रिपेयरिंग एंड अपडेटिंग इलेक्टोरल रूल्स फॉर पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शंस। और इसका काम क्या है, इसको बनाना होता है और अपडेट करना होता है जो इलेक्टोरल रूल्स होते हैं, ठीक है, राइट। जो इलेक्शन के टाइम पे क्या वो स्लिप वगैरह दी जाती है, वो सभी काम है किसका, इस इलेक्शन कमीशन का। ये भी सही है। रिकॉग्नाइजिंग एंड रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दैट मीन्स 1, 2 and 3, that is the all of the above will be the correct answer, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसिडर दी स्टेटमेंट्स अबाउट द बैरन आइलैंड वोल्केनो। देखो बैरन आइलैंड जो इंडिया का सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है, जो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एरप्ट हुआ था रिसेंटली, ठीक है, इसी साल में, अभी कुछ टाइम पहले। तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो वो हम पहले देखेंगे। इट इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। इट लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। बेसिकली ये पार्ट है किसका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। और जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है डेट इज द, ये 140 किलोमीटर्स ईस्ट में ग्रेट निकोबार आइलैंड में हमें देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इट लास्ट इरप्टेड इन 1991 एंड हैज़ बीन इनएक्टिव सिंस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मैंने आपको पहले ही कहा था। 2022 में भी ये इरप्ट हुआ था, अभी 2025 में भी ये इरप्ट हुआ है। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1 and 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन हैं आज हमारे इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा होगा, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो हमारे लिए यूज़फुल है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपके लिए जो जितनी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए ये शेयर, लाइक, कमेंट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, राइट। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।